जय हिंद साथियों। अगर आप जूनियर असिस्टेंट स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो यह मॉडल प्रैक्टिस शीट आपके लिए सिलेक्शन का आधार बन सकता है। तो आप यह डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर चेक करिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है और तब तक आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और गागर में सागर यानी आपका छोटा सा ही वीडियो में हम सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो चलिए, आज का हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। इससे पहले हमारा एक मॉडल प्रैक्टिस सेट हो चुका है और यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी सॉल्व करेंगे। और कह रहा है कि यहाँ पर कि 1 से 5 तक गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पर सही उत्तर वाला विकल्प का चुनाव कीजिए। कह रहा है कि भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का, जिससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में केवल कुछ ही पदक जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में सबसे आगे निकले गए। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस देश में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार का उदासी दोषपूर्ण सरकार नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का समर्था अभाव या कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मिलता, नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव तो लगन का है, प्रोत्साहन का है, संकल्प का, मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवन का है। तो साथियों, ये हमारा गद्यांश था। अब गद्यांश से बनने वाले हम यहाँ पर प्रश्न सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकला, क्योंकि इसका कारण यहाँ पर पूछा जा रहा पहले प्रश्न में क्या था। यहाँ पर साथियों, आपसी गुटबांदी नहीं होगा, खिलाड़ियों की उपेक्षा यह भी नहीं होगा, दोषपूर्ण नीतियाँ यह भी नहीं होगा। विकल्प हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, खेलों को राष्ट्र सम्मान के लिए। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, कि खेलों को राष्ट्र का सम्मान मानने के कारण निर्धन राष्ट्र भी इस क्षेत्र में सबसे आगे निकल गए हैं। तो यहाँ पर साथियों, विकल्प नंबर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर कह रहा गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। यहाँ पर तो आपने गद्यांश पूरा देखा और यहाँ पर गद्यांश का शीर्षक यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो शीर्षक है साथियों, खेलों का गिरता स्तर। क्या है इस गद्यांश के अकॉर्डिंग? तो खेलों का गिरता स्तर। अब आइए हम तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे लिए क्या पूछा जा रहा है? खेलों के गिरते हुए स्तर का कारण नहीं है इनमें से कौन सा जो कारण नहीं है, यानी खेलों का गिरता हुआ कारण इनमें से कौन सा नहीं है? तो विकल्प डी हो जाएगा, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। राष्ट्रीय सम्मान का खेलों से कुछ लेना देना नहीं है, बाकी गिरते हुए स्तर का यह कारण नहीं है। चौथा नंबर है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपसी गुटबंदी से होने से। किससे? तो खेल संघों की आपसी गुटबंदी खेलों पर नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर डालती है। तो यहाँ पर साथियों, चौथे का सी ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे। और देखिए, गद्यांश तो पूछा जाएगा और गद्यांश में कुछ ऐसे विकल्प दिए रहेंगे जो आपके आपको मन से करने रहेंगे। लेकिन देखिए, मन के अकॉर्डिंग आपको नहीं करना है। यहाँ आपको केवल गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आपका उत्तर सही होना चाहिए, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा यहाँ पर। और पाँचवा नंबर कह रहा है यहाँ पर, गद्यांश के अनुसार किस राष्ट्र की उपलब्धियाँ में नहीं गिना जाता है। तो यहाँ पर साथियों, हम बात करेंगे खेल का। यहाँ पर बात हो रहा है कि गद्यांश के अनुसार खेल को राष्ट्रीय उपलब्धियाँ में नहीं गिना जाता है। तो ये हमारा गद्यांश यहाँ समाप्त होता है। अब हम बेसिक प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहा, घर घर आए नाग न पूजिए, वामी पूजन आए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर आमरण आवरण। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की, और यहाँ पर अगर बात करें साथियों, कौन सा प्रश्न था हमारा? देखिए, घर आए नाग न पूजिए,
बामी पूजन आए लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर क्या निकलेगा? तो यहाँ पर साथियों आएगा अवसर का लाभ ना उठाना पाना और बाद में क्या करना? परेशान रहना। कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों विकल्प नंबर डी हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जिसे जीता ना जा सके, ऐसे के लिए एक शब्द का हमें चुनाव करना है, तो हम कौन सा करेंगे? तो जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अजेय कहते हैं। साथियों हमारा सातवें का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर है। 8वां कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर दें। देखिए 8वां यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? डाकुओं ने चौकी लूट गए, तो ये तो नहीं होगा। और डाकुओं ने चौकी लूटी गई, तो ये भी नहीं होगा। डाकुओं से चौकी लूटी गई, तो ये हमारा सी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा कि डाकुओं से चौकी लूटी गई। आगे है लिखावट में प्रत्यय, यहाँ पर पूछा जा रहा है लिखावट में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? तो लिखावट, जब आप लिखावट कई बार बोलेंगे तो आपका आवट प्रत्यय यहाँ पर निकल के आएगा। और प्रत्यय क्या होता है? जो वाक्य के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। आगे देखिए, आगे है महाउत्सव का सही जो है संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 10वां नंबर है और महाउत्सव का सही संधि विच्छेद की बात करें साथियों, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव, और इसमें अगर संधि पूछी जाए इसमें हमारी कौन सी? तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं 11 नंबर की ओर, और कह रहा है कि मैंने घर जाना है। वाक्य में अशुद्ध अंश यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मैंने की जगह क्या होना चाहिए था? तो यहाँ पर 11 नंबर में क्या होना चाहिए? यहाँ पर अशुद्ध अंश पूछा जा रहा है, तो अशुद्ध अंश हमारा यहाँ पर मैंने हो जाएगा। मैंने की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था? तो मुझे यहाँ पर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मुझे घर जाना। अगर ये होता तो वाक्य आपका शुद्ध हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको अशुद्ध अंश, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देशभक्ति में यहाँ पर कौन सा आपका समास है? तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों देशभक्ति समास पद का विग्रह अगर हम करें तो देश के लिए भक्ति, क्या हो जाएगा यहाँ पर? देश के लिए भक्ति। और इसमें आपका संप्रदान कौन सा? तो संप्रदान तत्पुरुष समास है, जिस समास में जो आपका उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पद के मध्य कारक चिन्ह का लोप होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा? तो तत्पुरुष समास यहाँ पर साथियों 12 का सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में आपको वाच्य बताना है। क्या बताना है? यहाँ पर आपको वाच्य पूछा जा रहा है कि कौन सा वाच्य होगा। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में कर्म वाच्य होगा। कौन सा होगा? यहाँ पर कर्म वाच्य होगा। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्म वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का यहाँ पर बोध कराता हो। तो यहाँ पर बोध क्या कराई जा रही है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है। आगे चलते हैं और आगे आपका 14 नंबर है। निम्नलिखित में से अव्यय यहाँ पर पूछा जा रहा है, अव्यय कौन सा होगा यहाँ पे? तो प्राचीन है, मोटा है, गरीब है और है। तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों, अगर आपका डी ऑप्शन और कौन सा हो जाएगा? और समुच्चय अव्यय है, दो वाक्यों को जोड़ने के उद्देश्य से इसको समुच्चय अव्यय कहते हैं। ये आपका दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, जैसे आपका गरीबी और अमीरी, मोटापा और पतला। तो इस तरह से यह वाक्य को जो है जोड़ने का काम करता है। आगे है हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह इसमें से पूछा जा रहा है। तो ये आपका देखिए पूर्ण विराम का ये हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा विस्मयादि बोधक हो जाएगा, ये आपका अल्प विराम हो जाएगा, ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। आगे देखिए दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा निर्दोष होना। क्या हो जाना? यहाँ पर निर्दोष हो जाना। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए शक्ति संपन्न आदमी अपना काम जो है बना लेता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर में। 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा दोहा के प्रथम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 18 नंबर है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें दोहा क्या होता है, तो दोहा एक अर्ध सामात्रिक 4 चरणों वाला छंद होता है जिसमें जिसमें अगर बात करें प्रथम और तृतीय में क्या क्या होती हैं? तो यहाँ पर 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तृतीय में आपके 13 मात्राएं होती हैं। और यहीं पर बात करें आपका द्वितीय में और चतुर्थ में,
द्वितीय और चतुर्थ में जो आपकी वह 11 मात्राएं यहाँ पर होती हैं। तो साथियों यहाँ पर 18 का सी विकल्प हमारा प्रथम चरण पूछा जा रहा है। तो प्रथम चरण में हमारा देखिए यहाँ पर 13 आपकी मात्राएं होती हैं। आगे है 19 नंबर, और 19 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। तो यहाँ पर कह रहा है उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है और आपका यमक है। तो 19 नंबर में बात करेंगे, अगर प्रस्तुत विकल्प हम देखें तो यह आपका यमक अलंकार, कौन सा विकल्प नंबर डी, यहाँ पे यमक अलंकार। और यमक अलंकार शब्द अलंकार में आता है। यमक अलंकार एक ऐसा क्या होता है, तो एक शब्द से अधिक बार यहाँ पर प्रयुक्त होता है। अगर यहाँ पर शब्द की बात करें तो एक से अधिक बार अगर शब्द जो है दोहराए जाएँ तो किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग आए तो वहाँ पर साथियों हमारा यमक अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो जिसमें आपका मन मानव जन जानव यहाँ पर आपका आए, वहीं पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उपमा जो आपका होता है वह तुलना के लिए आपका यूज किया जाता है। और 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा यहाँ पर तालव्य ध्वनि है। यहाँ पर तालव्य ध्वनि की बात करेंगे साथियों, तो विकल्प नंबर आपका सलगम वाला से यहाँ पर जो है तालव्य ध्वनि है। इसके अतिरिक्त आपका देखिए, इसके अतिरिक्त आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सलगम वाला से यहाँ पर हमारा तालव्य ध्वनि हो जाएगी। आगे हम देखते हैं आपका 21 नंबर की ओर, और 21 नंबर में है निम्न में से कौन सा वर्ण आपका आघोष है। इनमें से आपका कौन सा वर्ण यहाँ पर आघोष है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर पहला क, इसमें हमारा जो प्रस्तुत विकल्प में अगर देखें हम क, जो आपका आघोष वर्ण है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएँ जो है स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होने लगती है, वह आघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। और प्रत्येक वर्ण का कौन सा, तो प्रत्येक वर्ण का यहाँ पर साथियों बात करेंगे तो प्रत्येक व्यंजन के वर्ग का पहला और दूसरा जो आपका होता है वह आघोष आपका वर्ण यहाँ पर होता है। और ने जो है किस कर्ता कारक का चिन्ह होता है, तो ने किस कर्ता कारक का चिन्ह होता है, तो देखिए कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर आपका कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के लिए, तो इस तरह से आपको जो है रट लेना है। तो आपका जो है कारक से आपका एक भी क्वेश्चन आपका जो है गलत नहीं होगा साथियों। और 23 नंबर है निम्नलिखित में से आपका विशेषण यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 23 नंबर में विशेषण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई, बुढ़ापा, समझ और शांत। तो देखिए विशेषण की बात करें तो विकल्प नंबर डी हम यहाँ पर शांत लगाएंगे। शांत क्या होता है, तो गुणवाचक विशेषण होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराता है, उन्हें हम गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, समझ, भाववाचक संज्ञा में यह सब आपके आते हैं। तो यहाँ पर शांत आपका जो है गुणवाचक विशेषण है। आगे देखिए कर का अर्थ नहीं होता है, तो कर का अर्थ यहाँ पर कौन सा नहीं होता है, तो देखिए सूर्य दे रखा है, हाथ है, किरण है और क्या है आपका, तो यहाँ पर टैक्स है। यहाँ पर कर का अर्थ नहीं होता है, कर का अर्थ दूसरा आपका सूर्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर पहला है। और जो कठिनाई से मिलता है, ऐसे के लिए अगर हमें एक शब्द चुनाव करना हो तो हम कौन सा करेंगे, तो जो कठिनाई से मिलती है वाक्य के लिए एक आपका दुर्लभ, हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। और 26 नंबर है प्रिय मित्र शब्द का प्रयोग किस प्रकार के पत्र में हम कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, दोनों या राजकीय पत्र। तो हम जो है प्रिय मित्र अगर हमें लगाना हो, अगर हम लेटर लिखते हैं तो प्रिय मित्र हम किस पत्र के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, यहाँ पर 26 नंबर में, तो हम लगा सकते हैं अनौपचारिक पत्र में। देखिए प्रिय मित्र शब्द का प्रयोग अनौपचारिक जो है पत्रों में किया जाता है, जैसे कि मित्र के लिखे गए पत्र में यह शब्द दोस्ती और निजी संबंधों को व्यक्त करने के लिए हमारा उपयुक्त करता है। और औपचारिक पत्र में इसके देखिए औपचारिक पत्र में हम क्या लगा सकते हैं, मान्यवर, श्री श्रीमन और सादर, इस तरह से हम औपचारिक पत्र में लगा सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र में हमारा घनिष्ठता मित्रता से संबंधित होता है, जो हमारे संबंध को दर्शाता है। और 27 नंबर है पत्र लिखने के बाद किस शब्द से पत्र का जो है हम समापन किया जाता है। तो अगर देखिए आप पत्र लिखते हैं तो आपको अगर पत्र को एंडिंग करना है, वहाँ पे आपको जो है आपका पूरा लेखन समाप्त होता है और अंत में जो है आप क्या वहाँ पर लिखकर पत्र को समाप्त करेंगे, तो आपका सादर कहते हैं ना, सादर प्रणाम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साथियों, तो देखिए अनौपचारिक पत्रों में समापन में हम सादर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह शब्द पत्र के अंत में एक आदर्शपूर्ण तरीके से लिखा जाता है। जैसे सादर आपका नाम अनौपचारिक पत्र में
स्नेह आपका, जैसे अगर कोई मित्र है तो उसे स्नेह लिखेंगे। आगे हम चलते हैं और कितना नंबर है, 29 नंबर। निबंध में उपसंहार का उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर देखिए आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, निबंध में उपसंहार का यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है साथियों। तो यहाँ पर होता है क्या, मुख्य विचारों का संक्षिप्त रूप से पुनरावलोकन करना। क्या हो जाएगा, निबंध का मुख्य भाग यानी बॉडी सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस विषय में विस्तार से जो है प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ पर आप अपने विचारों और तर्कों को सही ढंग से जो है सुसंगत ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। और 30 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन होगा हिंदी का, फिर हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे। संसार का अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो संसार के लिए आप सब जानते हैं कि आपका वर्ल्ड हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, वर्ल्ड हम यूज करते हैं। ये सभी स्थानों और लोगों को जो है संदर्भित कर सकता है। आगे हम चलते हैं यहाँ पर रीजनिंग की तरफ, और कह रहा है कि प्रश्न आकृति में नीचे दिए गए अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्डर और पिंच किया गया है, और दी गई उत्तर आकृतियों में इंगित करें कि इस खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है ये। तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अगर हम इसे काटेंगे खोलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रश्न आकृति और इधर आपकी उत्तर आकृति। अगर इसे हम काटेंगे खोलेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा। जैसे ये आपका पूरा पेपर है, फिर पेपर को इस शेप में आपका मोड़ा गया, फिर इस शेप में आपका मोड़ा गया, फिर आपका यहाँ पर एक कटिंग कर दी गई। तो अगर इसे हम खोलेंगे तो चारों भागों में यह कैसा दिखाई देगा। तो फटाफट उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर साथियों, अगर कागज़ को फोल्ड करके हम पंच करके खोलने पर अगर हम आकृति देखें साथियों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आकृति यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एक छोटा सा सर्कल और एक छोटा सा त्रिभुज इस शेप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो आपका यह जो है अलग अलग हो चुका है। इसमें भी आपका डायरेक्शन कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, और ना ही आपका, देखिए ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आपका अपोजिट एक दूसरे के दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर लगा देंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं, और देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एक पूछा जाएगा। आपको शब्दकोश के अनुसार आपको जो है आरोही क्रम में अगर लगाना हो, तो कह रहा है यहाँ पर शब्दकोश के अनुसार उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। यहाँ पर रिफ्यूज है, रिफाइनरी है, और आपका रिफ्लेक्सेस है, और रिफ्लेक्टर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शब्दकोश के अनुसार, तो यहाँ पर हम बी लगाएंगे, रिफाइनरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमारे रिफाइनरी आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, रिफ्लेक्ट। देखिए सबसे पहले हमारा रिफाइनरी आएगा, रिफाइनरी के बाद हमारा रिफ्लेक्टर आएगा। देखिए रिफ्लेक्टर हमारा दूसरे नंबर पे है, और उसके बाद आपका रिफ्लेक्सेस आएगा। रिफ्लेक्सेस देखिए तीसरे नंबर पर है, उसके बाद हमारा साथ में रिफ्यूज आएगा। तो ये हमारा जो है आपका शब्दकोश के अनुसार ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 33 नंबर है, और यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रेणी में एक आपका लुप्त है, और उस विकल्प को उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को जो यहाँ पर पूर्ण कर सकता है। तो आपका ट्रेन है, और इंडुबेटेड है, वेंचर है, और री अरेंज है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, पूर्ववर्ती शब्द के अंतिम दो अक्षरों से अगला शब्द शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है, तो यहाँ पर पहले के शब्द के अंतिम दो अक्षरों से अगला शब्द शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जेंडर। क्या हो जाएगा, जेंडर आपका क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है आपका, ट्रेलर दे रखा है, उसके बाद आपका इंचुडेटिव दे रखा है, वेंचर है, आपका रीअरेंज है, उसके बाद हमारा यहाँ पर जेंडर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, दी गई श्रेणी में एक आपका लुप्त है यहाँ पर पद, और उसी आपको विकल्प का चुनाव करके श्रेणी को पूरा करना है। यहाँ पर अगर हम देखें साथियों, यहाँ पर आपका देखिए जेड ए बी, उसके बाद सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद हमारा क्या यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो हमारा आना चाहिए आपका जी एच आई जे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, जे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें 34 में, तो आपका के एल यहाँ पर हमारा होना चाहिए विकल्प नंबर डी। अर्थात हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जेड से हम एक माइनस चलते हैं तो हमें वाई मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, तो हम अगर जेड से एक माइनस करें तो वाई मिलेगा यहाँ पर, और वाई से एक माइनस करें तो हमें यहाँ पर एक्स मिलेगा,
और 1 से हम 1 माइनस करें तो हमारा W मिलेगा, और W से 1 माइनस करें तो हमें V मिलेगा, और V से 1 माइनस करें तो हमें U मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों? U यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए U तो आपको मिल गया। फिर अब अगर हम देखते हैं आपका यहाँ U तो हमारा आ गया। फिर देखिए B के बाद हमारा D, यानी BCD यहाँ पर 2 आपका बड़ा है, उसके बाद DCF यहाँ पर 2 बड़ा है, और आपका F उसके बाद H 8 पे, उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 हमारा, G हमारा 10 पे होता है, और उसके बाद हमारा L यहाँ पर 12 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक ही विकल्प में है UL के, ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, और दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चुनाव करके श्रेणी को आपको यहाँ पर पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि प्रत्येक अगले पद में ई आपका कहाँ है? तो दाईं ओर है, और एफ कहाँ है आपका? तो बाईं ओर है। कहाँ पर है? तो यहाँ पर अगर देखें तो हम विकल्प लगा सकते हैं, विकल्प नंबर सी। कौन सा? विकल्प नंबर सी हमारे यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अगले पद में आपका ई जो है आपका कहाँ पर है? ई आपका कहाँ पर है साथियों? ई दाईं ओर है, और एफ कहाँ पर है? एफ आपका जो है यहाँ पर बाईं ओर है। तो यहाँ पर सी विकल्प हम पैटर्न को पूरा कर सकती है। आगे देखिए दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, और कह रहा है कि विकल्पों में उचित विकल्प का चुनाव करके श्रेणी को पूरा करना है आपको यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर माइनस का 4.5, फिर माइनस का आपका 2.6, फिर माइनस का 0.7, तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक मार्ग पे क्या आएगा? तो यहाँ पर साथियों अगर हम कितना दे रखा है आपका 4.5, माइनस का 4.5 पॉइंट आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर हम इसमें से माइनस का 2.6 माइनस करें तो हमें जो है कितने का गैप दिखेगा? तो 1 पॉइंट हमें 9 का गैप यहाँ दिख रहा है। कितना? तो 1.9 का गैप हमें यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो 2.6 से माइनस का 0.7 का गैप देखें तो यहाँ पर हमें 1.9 का हमें जो है गैप दिख रहा है। कितना? 1.9 का हमें यहाँ पर गैप साथियों देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम इनके बीच का गैप देखें तो इनके बीच हमें जो है 1.9 का गैप मिल रहा है। तो अगर हम देखिए 0.7 में हम क्या करें, तो 0.7 में हम जो है 1.9 जोड़ दें, 1.9 जोड़ दें तो हमें जो मिल जाएगा कितना? तो विकल्प नंबर देखिए 36 का बी विकल्प हमारा 3.1 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 1.2 जोड़ना पड़ेगा। कहाँ पे? तो क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हम 1.2 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा जाके 3.1 हमारा आ जाएगा, यानी 1.2 हमें यहाँ पे प्रश्नवाचक के जगह पे रखना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर जो है कौन सा विकल्प आ जाएगा? बी ऑप्शन, हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि यदि किसी महीने का चौथा दिन जो है यहाँ पर रविवार है तो निम्नलिखित कौन सा दिन उसी महीने के तीसरे दिन का पहला छठवां दिन होगा? तो महीने का चौथा दिन यहाँ पर क्या कह रहा है? तो मंथ का यहाँ पर देखिए महीने का क्या कह रहा है? महीने का चौथा दिन जो आपका है क्या है? तो यहाँ पर संडे है। क्या कह रहा है? महीने का यहाँ पर चौथा दिन क्या है? यहाँ पर साथियों संडे बता रहा है। और महीने का कह रहा कि 7वां दिन, और पहले का छठवां दिन। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? महीने का चौथा दिन आपका शनिवार है, और महीने का आपका कह रहा है यहाँ पर 7वां दिन और प्लस पहले का छठवां दिन, यानी पहले का छठवां दिन, यानी पहले आप यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा? आपका 4वां, यानी आपका टोटली 11वां दिन हो जाएगा। और 11वें दिन में आपका जो है कि आपका फिर आपका जो है संडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। फिर महीने का 18वां दिन देखें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर देखें हम तो हर आप देख पा रहे होंगे कि सप्ते के 7 दिन बाद आपका पुनः आपका संडे आता है। यानी सप्ताह में तो आपके 7 दिन होते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो महीने का चौथा दिन जो आपका क्या है? तो संडे है। यहाँ पर संडे है। अब फिर संडे आपका कब आएगा? तो 7 4 11, यानी आपका यहाँ पर 11 दिन बाद फिर आपका संडे आएगा। कितने दिन बाद? 11 दिन बाद फिर आपका संडे रिपीट होगा, और 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 तारीख को आपका फिर आपका संडे रिपीट होगा। क्या होगा?
फिर 18 तारीख को आपका संडे रिपीट होगा, फिर 18/7 आपका कितना होता है 25 होता है, और 25 तारीख को फिर आपका जो है संडे यहाँ पर साथियों रिपीट होगा। और फिर कह रहा है कि महीने के 24वां दिन जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर कह रहा है क्या, तो उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन कौन सा होगा। तो 25वां दिन में से हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं साथियों, यहाँ पर क्या करेंगे, संडे से अगर हम एक माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, संडे से एक माइनस कर देंगे तो शनिवार हमारा यहाँ आ जाएगा। क्या आएगा, शनिवार हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर शनिवार आएगा, तो शनिवार देखते हैं हमारा ऊपर विकल्प में, तो यहाँ पर शनिवार दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा था पहले कि 30वां दिन का आपका छठवां दिन किसका कह रहा था, कि देखिए 30वें दिन का, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। 30वें दिन का जो आपका पहला छठा दिन बता रहा था, पहला छठा दिन करेंगे तो आपका देखिए 24 आएगा। 24 आएगा कि नहीं आएगा, 24 आएगा। फिर महीने का 25 तारीख को तो आपका संडे आया था, अब 25 में से बस हमें एक माइनस कर देना है। अब संडे 25 को आया था, एक माइनस इसमें से हमें कर देंगे, तब जाके हमें जो है शनिवार हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखिए, आगे है यहाँ पर कह रहा है एक श्रेणी दी गई है, इसमें एक पद आपका लुप्त है और दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प का यहाँ पर आपको श्रेणी को पूरा करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए से एक्स तक जाते हैं, देखिए ए से एक्स तक जाते हैं, तो यहाँ पर आपका माइनस प्लस का 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, प्लस का 1 मिनट, देखिए यहाँ पर अगर हम ए से कहाँ तक जाते हैं, तो यहाँ पर अगर ए से हम कहाँ तक जाएं, ए से सी तक जाते हैं, चलिए ए से सी तक जाते हैं तो हमें प्लस का 2 मिलेगा। और यहाँ पर जेड से हम जाते हैं कहाँ पर, तो जेड से हम एक्स की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 2 मिलेगा। और यही पैटर्न हमारा चल रहा है, यहाँ पर यही पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, तो टी है हमारा, तो टी से हम क्या कर देते हैं, टी है और आपका जी है, तो टी से हम यहाँ पर जाते हैं किस पे, तो हम चलते हैं आपका -2 की तरफ। टी से -2 करेंगे तो टी हमारा 20 पे होता है, और यहाँ पर क्या आएगा, आर आपका 18 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है। उसके बाद जी हमारा यहाँ पर है 7 पे, और इस पे से हम जो है प्लस का 2 कर देंगे, तो 7 2 हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 पे हमारा क्या होता है, तो आई होता है। अब आई आर वाला हमारा विकल्प इसमें सही होगा, तो आई आर वाला विकल्प हम जो है देखिए आई आर तो हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद आपका कितना है, 1 है और प्लस का 3 है, इनको जोड़ेंगे तो प्लस का 4 हमें मिलेगा। यानी हमारे यहाँ पर साथियों जो अगर बात करें 30 का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर 127 R11 यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। और किसी कूट भाषा में 817 को क्या लिखा है, कॉटन मैक्स थ्रेड, और 827 को थ्रेड मैक्स क्लॉथ, और 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ, और सॉफ्ट के लिए यहाँ पर कूट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले देखिए 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। अब 8 इसमें मिल गया, 8 इसमें मिल गया। फिर देखिए आपका कॉटन यहाँ पर आपको मिल रहा है, और मैक्स देखिए इसमें भी है कॉमन, मैक्स इसमें भी है कॉमन, क्लॉथ यहाँ भी कॉमन है, क्लॉथ यहाँ भी कॉमन है। और उसके बाद बचा क्या आपका, तो देखिए यहाँ पर फिर आपका देखिए यहाँ पर 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी कॉमन दिख रहा है। लेकिन आपका बच गया 3। अब 3 के लिए हमारा जो कोड हो जाएगा बस सॉफ्ट बचेगा। क्या बचेगा, 3 यहाँ बच गया, और उसके लिए हमारा सॉफ्ट यहाँ पर कोड बचेगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, कह रहा किसी निश्चित कूट भाषा में स्लब को 4379 लिखा है, और आपका यहाँ पर फैट को 2685 लिखा जाता है, तो आपको लोफ्ट को क्या क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एस का देखिए आपका एल है, ओ है, और यहाँ पर एफ है और टी है। तो एल का कोड यहाँ पर क्या है साथियों, एल का कोड यहाँ पर देखिए, एल का कोड 3 है। कितना, एल का कोड 3 है। फिर उसके बाद ओ है, ओ का कोड यहाँ पर 7 है, एफ है, एफ का कोड यहाँ पर 2 है, और टी दे रखा है,
और टी का कोड यहाँ पर क्या है, तो टी का कोड यहाँ पर 8 है। तो 37 28 हमारे यहाँ पर 37 28 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और यहाँ फिर देखिए आपका बोर्ड मार्क्स से आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर प्लस का गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा भाग को प्रस्तुत करता है और भाग माइनस को प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तो क्या है, 16 है। भाग किसे निरूपित कर रहा है, तो भाग यहाँ पर माइनस को निरूपित कर रहा है, 8 हो जाएगा। और फिर आपका गुणा आपको जो है भाग को निरूपित कर रहा है, प्लस का 4 यहाँ पर भाग 4 हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू आपका 1 हो जाएगा। तो मैंने जो है यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित कर दिया जैसे जैसे कह रहा था। यहाँ पर 16 माइनस का 4 दूना आपका 8 हो जाएगा और प्लस 2 गुणे हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और 2 एक कम हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 16 2 आपका 16 2 हमारा 18 हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर हमारे यहाँ पर 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्रश्नवाचक के मार्क पे हमारा जो है 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और कह रहा है निम्नलिखित वेन आरेखों में षटभुज ज्यामितीय आकृतियों के बीच को सही संबंध को दर्शाता है। यानी क्या है आपका, कह रहा वेन आरेख में त्रिभुज हो गया, षटभुज हो गया और ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध को सबसे अच्छा निरूपित करता है। तो देखिए ज्यामितीय आकृति में भी आपका त्रिभुज होता है, जैसे मान लीजिए आपका ट्रायंगल हो गया और ये आपका षटभुज हो गया। क्या हो गया, ये आपका षटभुज हो गया और इसके अंदर ये दोनों आपके आते हैं और ये मान लीजिए आपका ज्यामितीय आकृतियाँ हो गई। तो आपका सी विकल्प है हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या को दर्शाया गया है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या में कितनी कम थी। तो गुरुवार के आगंतुकों की संख्या शनिवार के आगंतुकों की संख्या कितनी कम थी। तो बृहस्पतिवार हम देखें तो बृहस्पतिवार आपका देखिए कितना आया हुआ है, तो 500 आगंतुक आए हैं। कितना, बृहस्पतिवार को यहाँ पर 500 आगंतुक आए हैं। और उसके बाद शनिवार को आगंतुक जो आए हैं आपका कितना, 250 आए हैं। कितना, 250 आए हैं। तो यहाँ पर आपका कितना है, तो शनिवार को आगंतुकों की संख्या यहाँ पर कितना है, तो 500 है। और यहाँ पर कह रहा है कि शनिवार को आगंतुकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, क्या पूछ रहा है एक बार हम दोबारा देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर एक बेन आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या को दर्शाया गया है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या और गुरुवार के आगंतुकों की संख्या आपकी कितने % कम थी। तो यहाँ पर देखिए गुरुवार यानी आपका बृहस्पतिवार को तो 500 आए हैं, लेकिन आपका यहाँ पर देखिए शनिवार में आपका 250 आए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपका 500 में से हम कितना माइनस कर दें, यहाँ पर आपका 250 और किससे निकालना है, तो आपका 500 से, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर दे टोटल 100 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपका 250 आ जाएगा और नीचे आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 500 हो जाएगा और बटे का आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 25 25 125 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका 50% यहाँ पर साथियों विकल्प नंबर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका क्या कह रहा है, कह रहा खरीद मशीन का उपयोग करके आइटम ए तैयार होने पर 12 घंटा लेती है और आइटम बी तैयार करने में 15 घंटा लेती है। आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय और आइटम बी के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय में कितने % का यहाँ पर कमी है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे वस्तु ए के लिए ड्रिलिंग का समय कितना लग रहा है, तो आपका 12 वस्तु ए के लिए, वस्तु ए के लिए आपका कितना लग रहा है, तो आपका क्लियर नहीं है, कोई नहीं, इसे स्पॉट कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है उस आकृति का चुनाव करें जो बाकी आकृतियों से अलग है यहाँ पर। तो 45 नंबर में अगर देखें तो बाकी आकृतियों यहाँ पे आपका विभिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी। तो आकृति अगर हम देखें तो बी आकृति यहाँ पर भिन्न हो जाएगी। बी आकृति को छोड़कर अन्य आकृतियों में अगर हम देखें तो ये वाला जो चिन्ह है आपका, ये वाला चिन्ह 5 है और ये वाला चिन्ह आपके 5 मिलेंगे। लेकिन इसमें देखिए आपका कितने ये वाले चिन्ह हैं, 1 2 3 4, इसमें आपका 4 है, इसमें आपका 4 दिन, ये आपको बी आकृति यहाँ पर जो है भिन्न हो जाएगी। आगे चलिए सॉल्व करते हैं हम। देखिए PDF थोड़ा सा इसमें आपका ब्लर तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अभी इस टाइम इसमें आपका जो है बुक आपका सही से है नहीं बुक में,
तो इस तरह से आपका जो है PDF बन नहीं पाया सही ढंग से। कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका है समान नागरिक संहिता से। किससे? भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों का विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेना और कानूनों को एक समान स्वरूप प्रदान करती है। कह रहा जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो देखिए ये आपका उड़ीसा से है। कहाँ से? तो जगन्नाथ रथ यात्रा आधिकारिक रूप से उड़ीसा पुरी में निकलती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जिसमें भगवान जगन्नाथ बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनके छोटी बहन देवी सुभद्रा को पुरी उड़ीसा में उनके मंदिर में लगभग 3 किलोमीटर दूर गुड़िचा में उनको मौसी के मंदिर तक यात्रा करने का जश्न मनाया जाता है। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय यहाँ पर कहाँ अवस्थित है? तो देखिए ये बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर? तो तारामंडल अंतरिक्ष में जिसमें दृश्यमान तारों का एक समूह, एक मिनट कौन सा है, तो यहाँ पर 48 का हमारा कौन सा बी ऑप्शन है हमारा फ्रांस पेरिस जो है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला यहाँ पर भारतीय शासक कौन था? 49 नंबर है। तो ये आपका कौन सा था? तो राजा जयपाल। कौन था? तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक जयपाल था। 27 नवंबर ये आपका 1001 में। कब? तो 27 नवंबर 1001 में पेशावर के निकट जयपाल और गजनवी के बीच युद्ध हुआ जिसमें जयपाल की जो है हार हो गई थी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान यहाँ पर कहाँ है? 50 नंबर में। ये आपका हो जाए पटियाले में। कहाँ पर? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा उत्तर प्रदेश वर्तमान में काशी रामनगर के पटियाली कस्बे में 1253 ईस्वी में हुआ था। इन्हें कव्वाली गायन के जन्मदाता कहा जाता है। इन्हें भारतीय संगीत के ख्याल ताराना गायन का भी जन्मदाता कहा जाता है और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार को इस लड़ाई में विश्व का सहानुभूति सहायता यह कथन किस संबंधित है? तो शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति सहायता है कि यह कथन किससे संबंधित है? तो आपका 51 ये आपका है जाएगा गांधी के दांडी यात्रा से। किससे? गांधी के देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी नमक सत्याग्रह जो तहत दांडी ग्राम पहुँचे और संबोधन में कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति मैं चाहता हूँ। आगे है कि फ्रांसीसी इंडिया कंपनी स्थगित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब आपकी संस्थापित यहाँ पर हुई थी तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुई 14वें के शासनकाल में। सम्राट लुई 14वें फ्रांस ने अपने वित्त मंत्री कोलाड वार्ड के पूर्व साथ व्यवहार करने के उद्देश्य से एक कंपनी जो है गठित करने का उद्देश्य दिया था। आगे है यहाँ पर कह रहा निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो 53 नंबर है। ये था आपका गुजरात की। किसे? तो देखिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च कब? तो 12 मार्च 1930 को 1930 को जो है साबरमती आश्रम से 78 सहभागियों के साथ गुजराती सत्याग्रहों की संख्या ज़्यादा थी और यह 7 पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा पर दांडी गुजरात के नौशौरी जिले में स्थित है जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्हें नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया। और यहाँ पर कह रहा है कि लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो लिंगानुपात का जो है देश के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर यहाँ पर जो है लिंगानुपात का परिकलन किया जाता है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अभी अधिकतम है? तो देखिए अगर 55 में है तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों हमारा उत्तर प्रदेश में जो है जनसंख्या के आधार पर यह भारत की जनसंख्या में लगभग 16%। कितनी? 16%। यह इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार का जो है स्थान आता है। कह रहा निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है?
तो ये जो आपका हो जाएगा आपका नागालैंड। कौन सा? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं, जबकि नागालैंड यहाँ पर पड़ोसी देश बर्मा से यानी म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल है, लेकिन यहाँ पर नागालैंड नहीं है। कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो यहाँ पर बात करेंगे 57 नंबर में, तो ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय की। किसकी? तो मेघालय की यहाँ पर सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। मेघालय म्यांमार के पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमा असम और बांग्लादेश से लगती है। और शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। क्या है? शिलोंग जो है मेघालय की यहाँ पर राजधानी है। कह रहा केरल का कुट्टानाड यानी कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो ये आपका है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला यह क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे आपका 59 की ओर, और कह रहा भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य यहाँ पर कौन सा है? तो अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो है भारत के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश आपका, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका पंजाब है। और यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा बिना उपग्रह के है? 60 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन बिना उपग्रह के है? तो बिना उपग्रह के कौन सा इसमें है? आगे देखते हैं, ऊपर होगा आपका। तो यहाँ पर शुक्र एवं मंगल है, और आपका बुध और मंगल है, पृथ्वी और बृहस्पति है, बुध और शुक्र है। बिना आपका यहाँ पर बात करेंगे साथियों, तो सौर मंडल के मात्र 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। कौन है? तो बुध और आपके शुक्र हैं, बाकी जिनका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं, और आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि यदि अध्यक्ष लोक सेवा की अध्यक्षता, क्या कह रहा है? यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उनका एक अधिकार प्राप्त है कि वह क्या है? तो यहाँ पर साथियों आपका अगर बात करें 61 नंबर में, तो उनका मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने के जो क्या है, तो अध्यक्ष के पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष जो होता है उनके कार्यों को करता है। और कह रहा है यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के भीतर जो है भरना आवश्यक होगा? यदि राष्ट्रपति का पद यहाँ पर खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर जो है भरा जाना चाहिए? तो यहाँ पर आप बात करेंगे आपका 62 नंबर में, ये आपका हो जाएगा 6 महीने के भीतर। किसमें? तो भारतीय संविधान 62 के 2 में। कब? तो 62 के 2 में आपका इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। ऐसा सोनार को हम उपयोग करते हैं। तो सोनार देखिए, अगर बात करें 62 में, तो सोनार यानी साउंड नेविगेशन रिंगिंग सोनार, यह प्रासरव ध्वनि को द्वारा समुद्र को अधिक गहराइयों में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए है जो किया जाता है। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए हम उच्च आवृत्ति परासर तरंगों को महासागर में गहराई में भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ऑप्शन नंबर सी, परासर तरंगों को जो है के माध्यम से हम जो है समुद्र की गहराइयों में चीज़ों का हम पता लगाते हैं। कह रहा ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या होती है यहाँ पर? तो 64 नंबर है, और ध्वनि की मूलभूत इकाई आपकी होती है ध्वनि ग्राम होती है। क्या होती है यहाँ पर? ध्वनि ग्राम होती है। कह रहा कि फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किस परत आपकी किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो 65 नंबर है। और यहाँ पर बात करेंगे फोटोग्राफी में प्लेट आपका देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का। किसे? तो आपका यहाँ पर फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड आपका घुल नहीं जाता है। अब कंप्यूटर हम देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है एम एस एक्सेल के उदाहरण इनमें से कौन सा है? एम एस एक्सेल का डैश डैश उदाहरण है। तो यहाँ पर बात करेंगे 66 की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट ऑफ सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। एम एस एक्सेल एम एस ऑफिस का डेटाबेस प्रोग्राम है जिसमें सारणी टेबल के रूप में डाटा को संग्रहित और व्यवस्थित किया जाता है। आगे है MICR का पूरा नाम क्या है? तो आपका ये होता है मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यह एक उच्च क्षमता का
प्रकाशीय बीमा होता है जिसका आविष्कार थियोडर मेमन ने किया था। और कह रहा है कि कंप्रेट डिस्क में कौन सी तकनीकी उपयोग की जाती है। तो ये जो आपका साथियों अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए लेजर का, किसका, ऑप्शन नंबर यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। कम्पैक्ट डिस्क में जो है लेजर तकनीकी का जो है उपयोग किया जाता है। लेजर का देखिए आपका लेजर लाइट आपका एम्प्लीफिकेशन बाई सेंचुअल एमेंशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप होता है कि यह एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीमा है जिसका आविष्कार आपके थियोडर मेनन ने किया था। और कह रहा कि पर्सनल कंप्यूटर यूनिट की मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट यानी घटक को आपका कंसिक्यूटिव रूपांतरण इलेक्ट्रिक संचालित द्वारा आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो 69 है, तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, बस के द्वारा। किसके द्वारा, बस यानी डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मार्ग है। यह विभिन्न उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। और कह रहा है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यहाँ पर कौन सा था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका एनिक हो जाएगा यहाँ पर आपका 1946 में। कब, 1946 में जो है आपका अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट ने आपका जॉन मोचली सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था जिसे एनी एक का नाम दिया गया है। और निम्न में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी 4004। कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर का विकास M.E. हॉफ ने 1871 में किया था। कब किया था, 1871 में किया था। यह माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार श्रेय इंटेल 404 नामक माइक्रो प्रोसेसर से किया जाता है। कह रहा निम्न में से कौन सा नॉन वाइटल मेमोरी है यहाँ पर। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम जिसे कहते हैं हम। और यह डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखता है और इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। और 73 नंबर है कि MS वर्ड में पूरे दस्तावेज को जो है चुनने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, यानी किस शॉर्टकट का यूज करते हैं यहाँ पर। तो हम यूज करते हैं Ctrl+A को हम जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स को जो है यहाँ पर यूज करने के लिए करते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर यहाँ पर कौन सा है 74 नंबर में, क्या हो जाएगा, परम बायोक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत का पहला प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और यहाँ पर बात करेंगे कि यह पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर द्वारा डिजाइन असेंबल किया गया था। और कह रहा है एक से अधिक व्यक्ति को एक कमांड अक्षर भेजने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हम यूज करते हैं मेल वर्ड्स। क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस क्या हम दबाते हैं, तो कंट्रोल प्लस हम F4 क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F4 टाइप करके हम जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं उसके बाद यह हम प्रिंट हेड की जगह डेली व्हील लगा सकते हैं, जबकि यह जेट प्रिंटर एक नॉन इवेक्ट कैरेक्टर होता है। और निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है यहाँ पर 76 नंबर में, निम्न में से कौन सा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है यहाँ पर 76 में, ये आपका हो जाएगा क्या, डेसी व्हील प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेसी व्हील प्रिंटर। ये एक धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। और कह रहा है MS एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट को पूरा कॉलम में चुनने का उपयोग करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या, कंट्रोल प्लस स्पेस से। किससे, यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस की शॉर्टकट में पूरे कॉलम को चुनने के लिए हम उपयोग करते हैं। आगे है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर स्मृति को मापने के लिए हम इस्तेमाल है नहीं किया जाता है। तो 78 है तो आपका मिप्स का, किसका, तो मिप्स का होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड का उपयोग कंप्यूटर की स्मृति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि निब्बल जो होता है वह डाटा को मापने के लिए आपका यूज होता है। और आपका 8 बिट जो आपका होता है 8 बिट क्या होता है, 8 बिट बराबर एक आपका वाइट होता है। क्या होता है, एक आपका वाइट होता है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं टेलीग्राम पे इसका PDF मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रथम नेटवर्क है 79 में, निम्न में से कौन सा यहाँ पर जो है प्रथम नेटवर्क है। तो यहाँ पर आपका प्रथम जो नेटवर्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका ARPANET हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
आर्पनेट जो आपका हो जाएगा यह पहला वाइड एरिया नेटवर्क है जिसे आपका 1969 में, कब 1969 में प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में इस नेटवर्क का उपयोग सरकारी सूचना एजेंसी और रक्षा क्षेत्र में किया जाता है। और यहाँ पर आपका 80 नंबर है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस उपयोग की जाती है। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपका मॉडेम का यूज़ किया जाता है। किसका, यहाँ पर बात करेंगे साथियों, मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग में जो है रूपांतरित करती रहती है। आप देखिए, हम यूपी स्पेशल करेंगे। कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस की मुख्यालय यहाँ पर कहाँ स्थित है। तो 80 नंबर है। और देखिए 81 नंबर है, प्रारंभिक समय उत्तर प्रदेश का मुख्यालय जो था वह प्रयागराज में था। पहले तो आपका कहाँ पर था, यह आपका प्रयागराज में था, पहले आपका प्रयागराज में था। लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यालय 7 जून 2019 में, कब, तो 7 जून 2019 को लखनऊ में इसका जो है हस्तांतरित कर दिया गया मुख्यालय। पहले ही आपका प्रयागराज में था। और इसके मुख्यालय के बिल्डिंग को सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। किसके, तो पुलिस के मुख्यालय को सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और 7 जून 2019 को इसे जो है लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया प्रयागराज से हटाकर। आगे है उत्तर प्रदेश में आयोजित जो है काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो काम्पिल मेला है, और काम्पिल मेला जो आपका होता है वह जैन समाज से। किससे, तो देखिए काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में जैन समुदाय से जुड़ा है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें काम्पिल मेले में हिंदू जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पक्षी है, राज्य पक्षी यहाँ पर कौन सा है। तो राज्य पक्षी की बात करेंगे साथियों, तो आपका क्रोच जिसे सारस के कहते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। कह रहा सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो वर्ष 1937 से 1950 तक भारत को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और 24 जनवरी 1950 को, कब, तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। आगे देखिए, आगे आपका 85 नंबर, और यहाँ कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा आगरा में। कहाँ पर, आगरा। भगवान शिव के सम्मान में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कैलाश मेले का आयोजन होता है। यह मेला हर वर्ष अक्टूबर और सितंबर के महीने में आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में यमुना के किनारे स्थित कैलाश मंदिर पर लगता है। कह रहा उत्तर प्रदेश में का सबसे लंबी नहर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको हो जाएगी शारदा नहर। कौन सी, तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा को के समीप गोमती नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकलती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। जब भी पीतल नगरी का नाम आए आपको सीधा मुरादाबाद यहाँ पर लगा देना है। यह जिला पीतल हस्तशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह उत्तर अमेरिकी यूरोप के देश को पीतल से बनी वस्तुएं निर्यात भी करता है। आगे है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि आपका 24 जनवरी 1950 को। कह रहा काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। ये हो जाएगा सिद्धार्थनगर। कौन सा, काला नमक चावल का एक सर्वोत्तम किस्म होता है। यह रंग सफ़ेद होता है, इसके लिए इसे जो है जल संसाधन की व्यवस्था अच्छी होती है। और 1 हेक्टेयर में 2500 से 3500 लीटर पानी इसे चाहिए, और इसकी उपज बासमती चावल से अधिक होती है। आगे है 90 नंबर, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो 90 नंबर है, और यह जिला आपका हो जाएगा एटा। कहाँ पर, ये देखिए सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 में, कब, तो 1253 में जो आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिले पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। वर्तमान में अब कासगंज जिले में स्थित है। इन्हें तबला और खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। कह रहा बहू बेगम मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो 91 है, और ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो फैजाबाद में। कहाँ पर, तो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण सिराजुद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम अंजुम जोहर बानो उर्फ बहू बेगम की याद में कराया था।
आगे है यहाँ पर कह रहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपका 92 नंबर है। तो ये हो जाएंगे नाथ पंथ से। किससे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित है। मान्यता 11वीं शताब्दी के आसपास है, जब महायोगी गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ ने मिलकर नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके नाम पर ही इस शहर का नाम गोरखपुर पड़ा है। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ यहाँ पर लगती है, 93 नंबर में, तो आपके महाराजगंज की। किसी तो उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिलों से नेपाल की सीमा लगती है, जिसमें बात करेंगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बाराई, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। और यह उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा के लगभग आपकी 579 किलोमीटर की आपकी सीमा साझा करता है। आगे देखिए कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज को उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन से जिले को चुना गया है, तो ये आपका हो जाएगा जालौन जिला। कौन सा? देखिए यहाँ पर 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जालौन जिला को हस्तनिर्मित कागज उत्पादन के लिए चुना गया है। और जबकि आपका अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ आपका ताले के लिए चुना गया है, और ताले और हार्डवेयर जो है सामान के उत्पादन के लिए। आगे चलते हैं और कह रहा है कि आगरा अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया है। तो यह जो पहली राजधानी जो थी वह आपकी इलाहाबाद में थी, लेकिन 1921 में अब राजधानी जो है लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार में थी, अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये आपका कहाँ पर है, तो बस्ती में। कहाँ पर? तो महात्मा बुद्ध की माँ महामाया देवदाह राज्य के कोलिया वंश से संबंधित थी। वर्तमान समय में यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोलिया गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। कह रहा वाल्मीकि का जो है आश्रम ब्रह्मवर्त में जो आपका अब कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है, तो बिठूर में। कहाँ पर? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो वर्तमान में बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। कह रहा कि 1 जनवरी 1985 को 45 को उत्तर प्रदेश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया, जो गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो ये हो जाएगा आपका बनारस हिंदू अखबार। बनारस अखबार जो है 1 जनवरी 1985 को उत्तर प्रदेश राज्य ने बनारस अखबार नामक पहली हिंदी समाचार पत्र निकाला। कह रहा भेड़ कुंड, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करके लिए मछली को निशाना बनाया था, अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपका जो है फर्रुखाबाद में। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। और 100वां नंबर होगा। कह रहा छठी शताब्दी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। तो चेदी की बात करेंगे आपका बुंदेलखंड को। किसे? तो आगंतुक निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। इसमें सूरसेन, कौशल, वत्स, पांचाल और जनपद उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका देखिए PDF जो आपका है वह सही से बन नहीं पाया है। तो इसके लिए मैं आप सभी के सामने माफ़ी मांगूंगा। बाकी मैंने आपको सारा जो है इसमें अच्छी तरह से बताने का कोशिश किया है। और चलेंगे, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको जो है टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए। टेलीग्राम पर या तो आप वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन में मैसेज कीजिए कमेंट में, मैं आपको जो है PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।